जीएसटी ऑफिसर सर्च के टाइम पे फोर्सफुल रिकवरी कर सकते हैं? व्हाट इफ फोर्सफुल ना हो कि वॉलंटरी ही बता दे डॉक्यूमेंट्स में? यही सवाल के ऊपर बहुत डिटेल में रिसर्च करी, तब बहुत कुछ पता लगा और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी पता लगी। सो वेलकम टू ज्यूरिशोर। मैं मारिया पालीवाला आपके लिए फिर से एक बहुत कंट्रोवर्शियल और लीगल टॉपिक टैक्स से रिलेटेड लेके आई हूँ, जहाँ पे हम लोग खूब सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे कि किन प्रोविजंस में जीएसटी ऑफिसर सर्च कंडक्ट कर सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या वो नहीं कर सकते, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको ऑथराइज करते हैं, और क्या क्या ऐसे केस लॉज हैं जिसमें टैक्स पेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर किया गया है। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर का पावर आया कहाँ से? तो ये दिया सेक्शन 67 ऑफ द जीएसटी एक्ट ने। किसको दिया? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जिसके पास रीजन टू बिलीव है। किन केसेस में? कि अगर उस ऑफिसर को ये लगता है कि या तो टैक्स पेयर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम किया है, या फिर उसने टैक्स को इवेड किया है, टैक्स का इवेजन किया है, उस केस में वो इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है। किनकी? गुड्स, सर्विसेज, या फिर दोनों, या फिर ऐसे गुड्स जो स्टॉक है इन हैंड। सेक्शन 67 क्लॉज 1 में हमने इंस्पेक्शन करवा दिया। अब हम चलते हैं कि इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा। तो अगर उस ऑफिसर जो कि बिलो द रैंक, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर है, अगर उसको ये लगता है कि इंस्पेक्शन के बाद कि कुछ तो फिशी है या उसके पास और भी कोई कारण है, तो वो उन चीजों को सीज करवा सकता है जो कि सस्पिशियस है। कोई भी गुड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई भी दूसरी चीज को ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर जो है, या तो खुद से या तो किसी भी दूसरे ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है सर्च कंडक्ट करने के लिए। अब हम ये समझते हैं कि क्या चीजें वो जो ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया है, क्या चीजें वो सीज कर सकते हैं और क्या चीजें वो सीज नहीं कर सकते। तो कोई बुक, कोई पेपर बुक मिला, या कोई बुक ऑफ अकाउंट्स मिला, कोई पेन ड्राइव मिला, तो ये सारी चीजें वो सीज कर सकते हैं जो कि उनको लगता है कि छुपा के रखी गई थी या तो फिर उनको प्रोसीडिंग्स में काम आएंगी, तो वो सीजर पॉसिबल है। पर सपोज किसी के प्रीमिसेस में उस ऑफिसर ने कोई कैश रिकवर कर दिया या गोल्ड ज्वेलरी रिकवर कर दी, तो उस केस में क्या वो सीज कर सकते हैं उसको? नहीं। बार बार दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये रिटरेट किया है कि कोई भी कैश या कोई भी ज्वेलरी जिसका प्रोसीडिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक एविडेंशियली वैल्यू नहीं रखता है, उनको सीज नहीं कर सकते। हाँ, आप पेन ड्राइव सीज कर सकते हैं, आप लैपटॉप सीज कर सकते हैं, पर आप कैश और ज्वेलरी सीज नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। ऑथराइज वर्ड मैंने यूज किया था कि ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जिसने शुरू में इंस्पेक्शन किया था, उसको लगा कि कुछ तो फिशी है, तो उसने एक ऑथराइजेशन लेटर लिखा अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को और उसको कहा जाओ सर्च कंडक्ट कर लो। उस केस में अब उस ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर क्या क्या होना चाहिए? तो उस ऑथराइजेशन लेटर में होना चाहिए जिस ऑफिसर को ये ड्यूटी डेलीगेट करी है उसका नाम, कौन से प्रीमिसेस में जाके उसको सर्च कंडक्ट करना है, उस प्रीमिसेस का एड्रेस। व्हाट इफ वो जो ऑफिसर है उसको ऑथराइजेशन लेटर मिल गया और वो उस एड्रेस के प्रीमिसेस पे चला गया, बट उसको ये पता चला कि शिट, यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं जो एड्रेस ऑथराइजेशन लेटर में है। और जब प्रोपराइटर का नाम पूछा गया तो पड़ोस से पता चला उसको कि ये तो प्रेमाइस बहुत पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गया है। तो
क्या वो ऑथराइज्ड ऑफिसर उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ उस जो पड़ोसी ने बताया उस एड्रेस पे जाएगा? नहीं, उस ऑथराइजेशन लेटर में वही एड्रेस था तो वो वहीं तक ही उसका काम था। अब उसको वापस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर के पास जाना होगा, नया ऑथराइजेशन लेना होगा और उस प्रीमाइस का नाम जो एड्रेस होगा वो एग्जैक्टली उसके अंदर ऑथराइजेशन लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो सर्च कंडक्ट कर सकता है। इंस्पेक्शन और सीजर हो गया। और क्या सीज करेंगे डिपार्टमेंट, क्या नहीं डिपार्टमेंट सीज कर सकता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब वॉलेंट्री पेमेंट क्या है? तो वॉलेंट्री पेमेंट जो है वो सेक्शन 73 सब क्लॉज 5 और सेक्शन 74 सब क्लॉज 5 में दे रखा है कि कोई भी टैक्स पेयर अगर चाहे तो उस टाइम नोटिस सर्व करने से पहले जो है वो अपना टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो असर्टन करके डिपॉजिट कर सकता है। तो अब ये वॉलेंटरीली कैसे होगा? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि वो अगर चाहे तो ये जो पैसा है वो जमा करवा सकता है जीएसटी पोर्टल पे इन फॉर्म DRC-03। अब ये पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए उसको अपना आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके आईडी सिर्फ उसके पास है। तो ये कहीं ना कहीं एक वॉलेंट्रीनेस का जो है वो प्रूफ या कह सकते हैं प्रमाण देते हैं। पर इस चीज़ के बावजूद भी बहुत सारे केसेस और इंस्टेंसेस ऐसे सामने आए जहां पर ऑफिसर्स ने कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या ब्रेन वॉशिंग करके और पैसों को रिकवर किया और डॉक्यूमेंट्स पे उसको वॉलेंट्री दिखाया और सारा जो भी पैसा था वॉलेंटरीली कोअर्जन में टैक्स पेयर्स को अपना उनका खुद का जो क्रेडेंशियल था जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने का वो यूज करके ही डिपॉजिट करवाया। तो कोर्ट ने इसको कैसे देखा वो हम देखेंगे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत सारे जो केसेस हैं वो अराइज हुए और उसमें से एक केस जिसमें बहुत डिटेल्ड और इलाबोरेट गाइडलाइंस जो है वो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इशू करी थी इन द केस ऑफ भूमि एसोसिएट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें से सबसे पहली गाइडलाइन ये थी कि कोई भी रिकवरी या जो वॉलेंट्री पेमेंट है वो कैश में, चेक में, ई पेमेंट्स के फॉर्म में या फिर एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लॉजिक बिहाइंड कि अगर इन फॉर्म्स में अगर टैक्स पेयर पैसा देता है तो हो सकता है कि वो ऑफिसर के कोअर्जन या अनड्यू हैरेसमेंट की वजह से दे रहा हो। तो इसीलिए कोर्ट ने इसको साफ मना किया। दूसरा ये बोला कि अगर कोई भी टैक्स पेयर वॉलेंटरीली पेमेंट करना चाहता है तो DRC-03 जो है वो जो है अगर वो जीएसटी पोर्टल पे सबमिट करेगा तो सर्च खत्म होने के नेक्स्ट डे करेगा और सर्च के दौरान नहीं करेगा। तीसरा ये बताया कि अगर कोई सर्च प्रोसीडिंग्स है, कोई भी किसी भी फैक्ट्री प्रीमिसेस में या कहीं पे भी अंडरटेक होती है तो उन केसेस में सर्च प्रोसीडिंग्स के खत्म होने के बाद एक कंप्लेंट रेस करने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए जहां पे टैक्स पेयर उसके साथ हुई इलीगैलिटीज को चैलेंज कर सकता है, उसके बारे में कंप्लेन कर सकता है। और फोर्थ में ये बोला गया कि अगर किसी टैक्स पेयर ने ऐसी कोई कंप्लेन रजिस्टर करी है किसी भी ऑफिसर के खिलाफ तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर ऑफिसर गिल्टी पाया जाता है किसी भी तरीके से हैरेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस के चार्जेस में तो उस केस में जो है वो ऑफिसर के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। सेकेंड केस मैं आपको एक बहुत फेमस केस बताती हूँ, स्विगी से रिलेटेड स्विगी का केस है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बुंदल टेक्नोलॉजीज वाले केस में बोला कि इवन ऑड आवर्स पे भी रिकवरी करना, ऑड आवर्स पे वॉलेंटरी पेमेंट करवाना सर्च के दौरान वो भी आर्बिट्ररी है, वो भी वॉलेंटरी नहीं कहलाया जा सकता है क्योंकि वो एक ऑड आवर्स पे है।
जैसे कि उन्होंने सर्च कंडक्ट करी 3 दिन तक, और पेमेंट जो हुआ वो रात के 4 AM पे पेमेंट करवाया गया हैरेस करके। तो उस पेमेंट को हम लोग वॉलेंटरी नहीं कंसिडर करेंगे, ये हेल्ड किया कर्नाटका हाई कोर्ट ने, जो स्विगी के फेवर में था और बाकी भी बहुत सारे सिमिलर सिचुएटेड लोगों की फेवर में था जो कि टैक्स पेयर्स हैं। आज के इस एपिसोड को मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतना बोलूंगी कि रिकवरी और वॉलेंट्री पेमेंट में बहुत डिफरेंस है, और रिकवरी को वॉलेंट्री पेमेंट का रूप देना खाली नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम के सिर्फ अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो अनलॉफुल भी है और अगेंस्ट जुडिशियल प्रेसिडेंस है। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है, when you are listening as a taxpayer, तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। और अगर आप ऑफिसर हैं और मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप टैक्स पेयर्स का हित जो है वो मद्देनजर रखते हुए कोई भी सर्च या सीजर ऑपरेशन कंडक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करें ज्यूरिसार, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, सो दैट मैं आपके लिए वो वाला वीडियो लेके आऊं।